देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है। तो इसीलिए ये एक आतंकवाद का ऑफेंस है, यानी कि एक आतंकवाद का अपराध है जिसके लिए एनआईए को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब ने उनका सहयोग ही किया है इतने पैसे बनाने में। और वो व्यक्ति ने पैसे बनाए हैं देश की भोली भाली जनता को लूट कर। इसमें एक चाइनीज आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व है, एक चाइना का व्यक्ति इन्वॉल्व है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। अडानी जी के इतना क्लोज है, उनके रिश्तेदारों के इतना क्लोज है, और उनके साथ क्या बिजनेस रिलेशन है और किस प्रकार से चाइना को फायदा पहुंचाया जा रहा है, हमारे देश को नुकसान। अडानी जी ने किया है देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करके, ये धोखाधड़ी करके, जो जनता के पैसे लूट के आपने। ईडी को एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, एनआईए को एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, और एक सीबीआई को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि किस तरीके से सारे जो कायदे कानून है उनको तोड़ के आपके शेयर्स में जो खरीद खरीद फरोख्त हुई है हिंडनबर्ग की एलिगेशंस में, दम है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो झूठे हैं तो हिंडनबर्ग पे कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी को पूरी ताकत से आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। ईडी क्यों सो रही है, सीबीआई क्यों सो रही है? तो ये इसी वजह से है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी उनके पीछे खड़े हैं। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। विश्व के सबसे अमीर तीसरे आदमी की हम बात करेंगे, अडानी। गौतम अडानी अब फिसल के 7वें स्थान या फिर उससे भी नीचे जाने की कगार पे हैं। हिंडसबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जिसके बाद जो इम्पैक्ट है वो इतना होता है कि 48,000 करोड़ का जो है वो नुकसान हो जाता है। खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा जी। सर बहुत-बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसे कि तमाम लोग देख रहे हैं कि गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तानी होने के बावजूद वो तीसरे नंबर पे उनको गिना जाता था अमीर आदमियों में। उसके बाद एक रिपोर्ट आई और वो सीधा 7वें पायदान पे आ गए। और तमाम जो है उसमें जानना ये चाहेंगे सर कि जो रिपोर्ट आई उसमें ये कहा जा रहा है कि काफ़ी सारे उसमें घोटाले हैं, जो उनकी बैलेंस शीट है उसमें गड़बड़ी है, और जो देश का पैसा लगा है करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, उससे जनता को क्या नुकसान है, और सरकार इतना ध्यान सरकार का क्यों नहीं गया, जो एजेंसीज़ हैं बड़ी-बड़ी उसपे? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, सबसे पहले तो जो नुकसान हुआ है इसी इसी कांड में, हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी है उसके बाद जो नुकसान हुआ है, 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है शेयर मार्केट में, जो सिर्फ अडानी अडानी के शेयर्स की वजह से हुआ है, वरना जो दूसरे शेयर्स पे इसका इम्पैक्ट पड़ा है उसमें तो और भी ज़्यादा। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो देश की इकोनॉमी है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, उसको बड़ा खतरा है। अडानी साहब की जो कार्रवाई है, जो उनकी गतिविधियां हैं, उससे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ा खतरा है। तो इसीलिए ये एक आतंकवाद का ऑफेंस है, यानी कि एक आतंकवाद का अपराध है जिसके लिए एनआईए को कार्रवाई करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं उसके ऑब्वियस रीजंस। आपने ये कहा कि वो 7वें नंबर के और तीसरे नंबर के विश्व के सबसे बड़े रईस बन गए, तो वो अडानी जो है वो देश नहीं है, ये मोदी जी भी देश नहीं है, अमित शाह साहब देश नहीं है। देश अलग चीज़ है, प्रधानमंत्री अलग चीज़ होते हैं, होम मिनिस्टर अलग चीज़ होते हैं, और अडानी एक बिजनेसमैन अलग चीज़ होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मित्रों के साथ मिलके या अपने जो सहयोगी कह लें उनको, क्योंकि प्रधानमंत्री और अमित शाह साहब ने उनका सहयोग ही किया है इतने पैसे बनाने में, और वो व्यक्ति ने पैसे बनाए हैं देश की भोली भाली जनता को लूट कर, ना सिर्फ अपने शेयर होल्डर्स को लूट कर, बल्कि देश की जनता का पैसा लूट कर, जो कि उन्होंने लोन्स लिए थे एसबीआई से या दूसरे बैंकों से, जो उन्होंने अपने राजनीतिक रसूखों के बल पर, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई है बड़ी बड़ी हमारी पीएसयू से, जो हमारे जो सरकारी संस्थान हैं उनसे जो इन्वेस्टमेंट कराई है, ये है बड़ी करप्शन का मामला। तो और इससे देश की, क्योंकि इसमें इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला हुआ है, तो इसमें ये आतंकवाद की घटना भी है एक। दूसरा, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बात साफ होके ये आई है, जिसका कोई जवाब अडानी ग्रुप नहीं दे पा रहा है। जो जवाब आज उन्होंने एक लंबा चौड़ा दिया भी है, वो जवाब सिर्फ एक तरह से तथ्यों पे जवाब नहीं है, सिर्फ
जवाब देने के लिए जवाब दिया है और घुमा फिरा के जवाब दिया है, कोई भी किसी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब एक ये हो जाता है कि इनके पास कोई जवाब है ही नहीं अपने करप्शन के कारनामों का जो इन्होंने किए हैं। तीसरी एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें एक चाइनीज़ आइडेंटिटी भी इन्वॉल्व्ड है। एक चाइना का व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है, उसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। जो बात मैं आज से और आपके भी इंटरव्यूज़ में और दूसरे भी इंटरव्यूज़ में कहता रहा हूँ कि एक अडानी, अंबानी या दूसरे मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिज़नेसमैन हैं, वो चाइना की कंपनियों के साथ मिलके, चाइना की ऑफ़िशियल जो कंपनियाँ हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या पीपल्स लिबरेशन आर्मी की कंपनियों तक में डायरेक्टर्स हैं और उनकी छानबीन की जानी चाहिए कि ये किस तरीके से मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन जो हैं पूरे देश को लूट कर चाइना को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और चाइना हमारे ही पैसे से हमारे देश की 2000 किलोमीटर जगह हमारे पैसे को इस्तेमाल करके हड़प चुका है। और उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई भी स्ट्रॉन्ग कदम नहीं ले रहे हैं। आर्मी और हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो बेकरार हैं। उनकी स्टेटमेंट से ये साफ ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री से या अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से एक इशारा भर चाहते हैं। ना सिर्फ पीओके वापस लेने के लिए तैयार बैठे हैं हमारी जो जो फ़ौजें हैं, बल्कि चाइना से भी अपनी ज़मीन वापस लेने के लिए तैयार बैठे हैं, बेकरार हैं। तो ये जो पॉलिसी का डिसीजन करवाया जा रहा है, तो उसमें एक नाम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो उछल के आया है, वो चांग चुंग लिंग। तो आपके दर्शकों से भी मैं गुजारिश करूँगा, ये चांग चुंग लिंग कौन है? इसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये क्यों अडानी जी के इतना क्लोज़ है, उनके रिश्तेदारों के इतना क्लोज़ है और उनके साथ क्या बिज़नेस रिलेशन है और किस प्रकार से चाइना को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, हमारे देश को नुकसान। अडानी जी ने ये भी कहा है अभी जो ये तमाम रिपोर्ट आई है उसमें अडानी जी ने ये कहा है कि ये भारत पे हमला है। भारत की छवि खराब करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार करवाई गई है, किसी उनके ही कॉम्पिटिटर द्वारा। उनका ये आरोप है कि भारत की छवि को खराब करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। साथ ही उनके जो एक भाई हैं, जो विदेश में कई कंपनीज़ का इन्वेस्टमेंट अडानी के शेयर्स खरीदने में कर रहे हैं। उनका भी इसके साथ नाम जो है वो उजागर हो रहा है। तो कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं कि भारत की छवि खराब करी जा रही है इससे। देखिए, मनुवादी मानसिकता के लोगों की ये एक टेक्नीक है, तरीका है कि लोग इल्ज़ाम लगाएँगे मोदी जी के ऊपर कि वो बहादुर नहीं है और वो सेना को कहेंगे। हम सब लोग बोलते हैं कि सेना बेकरार है पीओके लेने के लिए। नॉर्दर्न कमांड के जो जीओसी हैं, उन्होंने प्रेस तक में, आप देखिए प्रेस में कितनी मजबूरी में जाते होंगे आर्मी वाले मत, कि वो बेकरार हैं कि हम पीओके वापस ले लें, सिर्फ सरकार हमें इशारा भर कर दे। तो सेना तो बहादुर है, बुज़दिली कौन दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री। तो हम प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं आप बुज़दिली मत दिखाइए, हमारी सेना पीओके वापस ले लेगी। तो वो कहते हैं सेना के खिलाफ बोल रहे हो आप। तो ये इनका एक तरीका है, ये इनका एक सेट पैटर्न है और इससे भी इनके घनिष्ठ संबंध साबित हो रहे हैं बीजेपी, आरएसएस और अडानी के। और तीसरी बात ये है कि अगर ये देश पे हमला है, तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराते? आप तो इतने रसूखदार हो ना, प्रधानमंत्री जी के साथ आपके फोटो हैं, प्रधानमंत्री जी आपको जब भी आते हो तो सभी राष्ट्राध्यक्षों से मिलवाते हैं आपको। श्रीलंका में तो वहाँ की पार्लियामेंट में ये बात उठी थी कि प्रधानमंत्री जी ने वहाँ की सरकार के ऊपर दबाव बनाया आपको टेंडर्स देने के लिए, आपको मौका देने के लिए, आपको अपने साथ ऑस्ट्रेलिया ले गए अपनी पहली ट्रिप पे। तो ये सब चीज़ें तो ओपन है ना, तो आप प्रधानमंत्री जी से जाके बोलो ना कि इस पे एफआईआर दर्ज कराएं एनआईए से। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तो ये अगर देश के ऊपर हमला है, तो ये हमला मेरे कहने से तो ये आपने किया है, अडानी जी ने किया है। देश के साथ इतनी बड़ी गद्दारी करके, ये धोखाधड़ी करके, जो जनता के पैसे लूट के आपने अपने पैसे बनाए और साइफन ऑफ किए हैं पैसे। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। हमारा ये इल्ज़ाम है कि ये देश के ऊपर हमला आपने किया है बुनियादी तौर पे। हिंडनबर्ग और जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने आपके ही काले कारनामे तो एक्सपोज़ किए हैं। आप बताओ कैसे ये झूठ है, वो आप बता नहीं रहे हो। तो अगर हिंडनबर्ग ने भी कुछ कारनामा किया है देश के खिलाफ, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ना। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही? क्योंकि उसमें आप पकड़े जाओगे। इसीलिए नहीं तो एनआईए को, इसमें ईडी को, क्योंकि ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इतना बड़ा, सबसे बड़ा तो यही केस निकल के आ रहा है अभी देश में। तो ईडी को एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, एनआईए को एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और एक सीबीआई को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि किस तरीके से सारे जो कायदे कानून हैं उनको तोड़ के आपके शेयर्स में जो खरीद खरीद फरोख्त हुई है केमन आइलैंड्स में, मॉरिशस में, जो फ्रंट कंपनियों के थ्रू जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया, वो कैसे हुए हैं, ये सब चीज़ें पता कैसे लगेंगी? जब एक फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो एफआईआर दर्ज कराइए, आपकी तो इतने संबंध हैं ही घनिष्ठ,
उसके बाद हम लोग ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। कौन देश का गद्दार है और कौन देश को कमज़ोर करने के लिए देश के ऊपर हमला कर रहा है, दूध का दूध, सब पानी का पानी हो जाएगा। हिंडसबर्ग की रिपोर्ट के बाद सर, क्योंकि ये एक विदेशी संस्थान है जिसने 2 साल का शोध किया, उसके बाद ये तमाम रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। देश के अंदर की जो एजेंसीज़ होती हैं, सेबी है और तमाम जो फाइनेंस मंत्रालय है और बहुत दिग्गज लोग हमारे देश में बैठे हुए हैं। इतने सालों से ये चीज़ होती रही, पिछले 3-4 साल में 800 गुना ज़्यादा उन्होंने अपना जो है प्रॉफ़िट बना लिया और अर्जित चीज़ें कर ली। क्या देश की एजेंसीज़ सोती रहीं? इन एजेंसीज़ को किस तरह आप देखते हैं? मैंने इसीलिए तो कहा ना, सीबीआई को भी एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये सब कारण, देखिए ना तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कोई मायने हैं, ना अडानी जी के कहने के कोई मायने हैं। प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, यानी कि अगर हिंडनबर्ग की एलिगेशंस में दम है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो झूठे हैं तो हिंडनबर्ग पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं जो ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, या तो मेरे ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें करना चाहिए ना। हिंडनबर्ग को चलिए वो कह रहा है कि अमेरिका में केस करो मेरे ऊपर, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया में ही केस करो मेरे ऊपर। तो नहीं करोगे आप, क्यों? क्योंकि आपको मैं पकड़ लूँगा, आपके सारे काले कारनामे एक्सपोज़ हो जाएँगे। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि किसी के ज़बान पे नहीं जाना चाहिए, मेरी भी ज़बान पे नहीं जाना चाहिए। आप मुकदमा दर्ज कराइए ना, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कराइए, और इन्वेस्टिगेशन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंटली होनी चाहिए। सब पता लग जाएगा कि सेबी के लोगों की क्या गलती थी, एनआईए के लोगों की क्या गलती थी, सीबीआई के लोगों की क्या गलती थी, और ईडी की जिसकी जिम्मेदारी है ये सबसे बड़ी, इतना बड़ा गड़बड़ घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है और आपने इसको नज़रअंदाज किया। छोटे मोटे जो केसेस हैं जिसमें कुछ भी अमाउंट नहीं है, राजनीतिक दबाव में आके राजनीतिक लोगों पे, जो शिवसेना के जो नेता हैं उन पे आपने, लालू यादव जी पे आपने, ममता बनर्जी के मंत्रियों के ऊपर आपने, मायावती जी के ऊपर, उनके रिश्तेदारों पर झूठे मुकदमे बनवा रखे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर झूठे मुकदमे बना रखे हैं, महबूबा मुफ्ती पे झूठे मुकदमे, यहाँ तो जो देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस के ऊपर आपने झूठे मुकदमे बनवा रखे हैं ईडी से। तो ईडी का काम सिर्फ यही है, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी जी के ऊपर जो मुकदमा बना है, उसमें तो ये इल्ज़ाम भी नहीं है कि इन्होंने पैसे चुराए हैं। उसमें तो इल्ज़ाम ही नहीं है कि पैसे चुराने का, फिर भी आपने ईडी का केस बनवा दिया। उसमें तो ये नहीं था ना कि ये गांधी फैमिली ने ये पैसे चुरा लिए हैं, ऐसा तो इल्ज़ाम भी नहीं है। फिर भी आपने ईडी का मुकदमा बनवा लिया कि जो पैसे, यही तो इल्ज़ाम है कि यहाँ से निकाल के कांग्रेस पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी से निकाल के यहाँ पैसे दिए। कोई खा तो नहीं गया ना कोई पैसे, ये तो इल्ज़ाम ही नहीं है। उनके ऊपर आपने मुकदमा बनवा दिया। लालू जी के ऊपर क्या क्या इल्ज़ाम है? कुछ भी नहीं। तो ये सब तो आपने बनवा लीजिए मुकदमे, और ईडी का पूरी ताकत से आप राजनीतिक इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एलिगेशंस लगते रहते हैं, जहाँ जहाँ आपने राजस्थान के एमएलए कांग्रेस पे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एमएलए ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर आपने दबाव डाल के कि आपको बंद करा देंगे ईडी से, ये सब इल्ज़ाम तो लग रहा है ना। कर्नाटक में आपने यही काम किया, महाराष्ट्र में आपने यही काम किया। इस सब के लिए ईडी है क्या? तो जो ईडी के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो ये सब काम कर रहे हैं, और ये जो उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो ये काम नहीं कर रहे, तो उनके ऊपर भी उनका रोल भी सामने आ जाएगा एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी में। तो फ्री एंड फेयर इंक्वायरी के लिए तो हम कह रहे हैं। तो जैसे कि ये तमाम जो एलआईसी का सबसे बड़ा नाम आ रहा है, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है एलआईसी से करवाया गया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये जानना चाहेंगे सर कि ये तमाम 12 से 13 कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी और भी कंपनीज़ हैं, जिससे इन्वेस्ट करवाया गया सरकार के थ्रू। और ये जो शेयर मार्केट है, ये क्रैश होने के बाद और कहा जा रहा है कि 300 करोड़ कहा जा रहा है, एलआईसी से दो, एसबीआई से कहा जा रहा है 250 करोड़ से ऊपर दो। तो इससे जो लोग हैं, जो जनता है, जिनके अकाउंट्स हैं एसबीआई में या फिर जो एलआईसी में जिनका पैसा लगा हुआ है, उनको क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? अगर अडानी डूबते हैं, तो ये कंपनीज़ भी डूबेंगी। उससे जनता को क्या इम्पैक्ट है? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ का? देखिए, अडानी जी के खुद की जेब से तो 1 रुपया भी नहीं लगा है ना कहीं। सभी तो उन्होंने बैंकों से लोन लेके, अपने शेयर मार्केट में आर्टिफिशियली रेट के दाम बढ़वा के, फिर बढ़े हुए दामों के शेयर्स रहन यानी कि गिरवी रख के लोन लिए हुए हैं ना। ये तो पैसा तो सबका, आपका और मेरा है ना। स्टेट बैंक में पैसा किसका है? आपका, मेरा। जो या जो नुकसान उठाया है, जो उनके शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ है, उनका नुकसान है। उनका जेब से क्या गया? कुछ नहीं। उनका ना कुछ था ना गया। उनके पास तो ये, बल्कि जो शेयर्स उनके होंगे, उन्होंने भी शॉर्ट सेलिंग की होगी, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। किसने ये शॉर्ट सेलिंग की है, किसने ये सारा स्वांग रचाया है, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा ना। ये भी तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगना चाहिए ना कि ये क्या अडानी जी ने ही तो ये सारा फ़ायदा नहीं उठाया है अपने आप ही, ये अपने खिलाफ करवा के। इसमें 11 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है ना। कोई 11 लाख करोड़ का कहीं नुकसान हुआ है तो कहीं फ़ायदा भी हुआ होगा ना। ये फ़ायदा, पैसा कहीं से गया है तो कहीं आया भी होगा ना। तो वो पैसा कहाँ आया है, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। कितना पैसा चुराया है इसके इस सारे
चक्कर में भी, और क्यों अभी भी आज भी जो गवर्नमेंट की एजेंसीज है, जो सबसे बड़ा गुनाह अभी सब दुनिया के सामने हो रहा है, जब शेयर मार्केट में उनके रेट्स, दुनिया भर के शेयर होल्डर्स, शेयर मार्केट के जो बायर्स हैं वो नहीं खरीद रहे हैं, फिर भी हमारी LIC और SBI उनके बढ़े हुए दामों पे क्यों शेयर्स खरीद रही है? ये क्या सेबी को नहीं देखना चाहिए? ये क्या CBI को नहीं देखना चाहिए? ये क्या उनके चेयरमैन और उनको तुरंत FIR दर्ज के अरेस्ट नहीं करना चाहिए? ये ED क्यों सो रही है? CBI क्यों सो रही है? तो ये इसी वजह से है ना, क्योंकि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी उनके पीछे खड़े हैं, और उनके भ्रष्ट अधिकारी जो उनके द्वारा अपॉइंटेड हैं वो उनके ये सारे क्रिमिनल एक्ट्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बैंकों के भी, LIC के भी, SBI के भी, ये सारे जो क्रिमिनल एक्ट्स कर रहे हैं उनके ऑफिसर्स, उनको मेरे ख्याल से तो उन्हीं के इशारे पे किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के। मतलब जनता, देश की जनता का पैसा अडानी पे लुटाया जा रहा है, गैर नहीं, कानूनी अडानी तरीके पे से। क्या, अडानी तो उनके एक तरह से पार्टनर ही है ना, तो वो कोई उन्हीं के पास आ रहा है ना, अडानी का खुद अपना थोड़ी कुछ है, वो उन्हीं का आदमी तो है ना। एक थियरी ये भी हो सकती है कि वो, ये सरकार ने ही कराया वो काम, अमित शाह जी ने और मोदी जी ने, क्योंकि हो सकता है अडानी जी अब ये कहने लगे मैं तो दुनिया का दूसरा नंबर का रईस आदमी बन गया हूँ, अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, या आपके पैसे जो आपके ही हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, वो देने में या उनको अपने आप अपने बताने लगे होंगे। ये भी एक थियरी है, ये भी इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। तो ये अंबानी जी ने कराया हो ये काम हिडनबर्ग से मिलके, ये भी एक थ्योरी है। ये सब इन्वेस्टिगेशन सही तो पता लगेगी, इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए ना। तो अंत में सर क्या कहेंगे सारांश में, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जनता है, कैसे वो उनको नुकसान हो सकता है और क्या उनको ध्यान रखना चाहिए? क्या शॉर्ट में कहना चाहेंगे? नुकसान तो देश की जनता का हो गया, देश की इकोनॉमिक सिक्योरिटी खतरे में आ गई, ये तो हो चुका है। लेकिन मैं जितने भी लोग हमारी देश की जनता है उससे, और ख़ास तौर पे जो शेयर मार्केट्स में शेयर खरीदने और बेचने का काम करते हैं, जो कॉमन शेयर, जो कॉमन सिटीजन्स करते हैं, जो प्लेयर्स हैं वो तो बड़े बड़े क्या खेल कर रहे हैं हमें पता है, और ज़्यादातर लोग जो इस फील्ड के हैं उन्हें पता है। मैं आम जनता से जो शेयर मार्केट में शेयर खरीदती है या बिटकॉइंस खरीदती है उससे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों को एक एसोसिएशन या संगठन बना के सेबी, ED, CBI और जितने भी ये एजेंसीज हैं ना हमारी, इनकी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि ये लोग ईमानदारी से काम करें। अगर ये लोग ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, अगर आप लोग ये इंश्योर नहीं करेंगे कि ये लोग ईमानदारी से काम करें, तो शेयर मार्केट में और बिटकॉइन में जितनी भी ट्रेडिंग के धंधे हैं, चाहे वो स्टॉक का हो, चाहे ये कमोडिटी का हो, उसमें आपके लिए धोखा ही धोखा है। बिल्कुल इन्वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट करना है तो पहले आप लोग अपना पूरा ध्यान इस चीज़ पे लगाएँ, पूरी ताकत इस चीज़ पे लगाएँ कि जो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, सेबी, ED और ये सब जितनी भी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, CBDT, ये लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और ये शेयर का काम, कमोडिटी का काम, और जो ये करेंसी का काम, जो ट्रेडिंग का होता है, या बिटकॉइन का काम, कानून के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको इंश्योर करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएँ, वरना इन चीज़ों में फँसने में आपका नुकसान ही नुकसान हो। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम जो जानकारी है वो आपने सुनी कि कैसे देश की जनता जो है उसका नुकसान हो गया है। कितनी बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं उनसे अच्छे संबंध होने की वजह से नज़रअंदाज किया गया और एक विदेश की जो संस्था है उसने 2 साल का शोध करके चीज़ें सामने लेके आई हैं। देश की जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया? देश की जो मीडिया है, जो बिज़नेस पे, इकोनॉमी पे काम करती है, उनके एडिटर्स ने और उस मीडिया ने क्यों नहीं काम किया? तमाम ये सवाल खड़े होते हैं। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? क्या राय है आपकी? कमेंट द्वारा हमसे आप साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।